हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 10 फोर्स एंड मोशन आज पढ़ने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study chapter 10, and the chapter name is Force and Motion. Let's start this chapter. In the previous lesson, you have learned about the motion of a body along a straight line. You also know that motion can be uniform or non-uniform. You might have seen that a body at rest can be brought to motion and a moving body can be brought to rest. Do you know what makes bodies at rest to move or stop if they are in motion? What changes the speed or direction of a moving object? Why do the dust particles get detached from a carpet when it is beaten with a stick? Why does a ball rolling along the ground stops after moving through some distance? Why cutting tools always have sharp edges? In this lesson, we shall try to find the answer of all such questions. आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में मोशन एंड डिस्क्रिप्शन था इसके पहले वाला चैप्टर, तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा कि जो मोशन है वो एक बॉडी का वो स्ट्रेट लाइन में होता है। आप लोग ये भी जाने कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा कि एक जो बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो हम लोग उसे मोशन में ला सकते हैं, अगर एक जो मूविंग बॉडी है हम लोग उसे रेस्ट पे भी ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या ऐसा चीज है जो बॉडी को रेस्ट से मूव में लाता है और या फिर इसको जब वो मोशन में है तो उसे स्टॉप करता है? क्या ऐसा चेंज है कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? क्यों जो डस्ट पार्टिकल्स है कारपेट में जब वो चिपका रहता है और हम लोग उसे स्टिक से बीट करते हैं, मीन्स स्टिक से उसे पीटते हैं तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डिटैच हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है उससे। क्यों एक जो बॉल है वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, कुछ दूरी पे जाने के बाद वो स्टॉप हो जाता है? हम लोग का जो कटिंग टूल्स होता है हमेशा उसका जो किनारा होता है वो शार्प क्यों होता है? इन ये जितने भी क्वेश्चन है हम लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को इस चैप्टर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। Force and motion. If we place a ball on a flat surface, it will remain there until unless we disturb it. It will move only when either we push it or pull it. This push or pull acting on an object is known as a force. What else happens when we apply force on an object? Think. Let us do an activity to understand it. अगर एक फ्लैट सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ है, वो तब तक वहां पे रहेगा जब तक कोई उसे डिस्टर्ब ना करे जा करके। वह तभी मूव करेगा जब हम उसे पुश करें या फिर पुल करें। यही जो पुश और पुल है किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है उसे फोर्स के नाम से जाना जाता है। क्या होगा अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करेंगे? सोचिए और हम लोग इस चीज को एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज योर एक्टिविटी 10.1। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। Hold an inflated balloon within your palms. Now apply a force on it by pressing your palms. Figure 10.1. What do you observe? आपको क्या करना है कि एक फुला हुआ बलून लेके अपने दोनों हाथों के बीच में उसको होल्ड करना है। उसके बाद से थोड़ा सा फोर्स दोनों तरफ से उसको लगा के दोनों हथेली से उस पर प्रेस करना है। तो आपको इसमें ऑब्जर्व क्या करना है? You will observe that on pressing the balloon, its shape changes. Thus, we can say that on applying force, the shape of a body can be changed. Can you think of some other effect of force? तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही हम लोगों ने बैलून को प्रेस करा उसका चेंज शेप में चेंज हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स को अप्लाई करने पे किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं उसके शेप में। क्या आप कुछ अदर इफेक्ट को भी सोच सकते हो फोर्स जब हम लोग किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं? While playing football, if you want to change the direction of the moving ball, you will have to kick the ball in a particular direction. When you kick the ball, you apply certain force to change the direction of the moving ball. जब आप फुटबॉल खेल रहे हो तो अगर आप जो मूविंग बॉल है आप उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल को किक करना होगा। और जब आप बॉल को किक करोगे तो आपने उस पर कुछ सर्टेन फोर्स को अप्लाई किया जिससे जो मूविंग बॉल है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। Similarly, you can also change the speed of a moving object by applying force on it. For example, the speed of a moving bicycle can be changed by applying brakes on it.
वैसे ही आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को आप फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर एक बाइसाइकिल मूव कर रहा है और उस पर ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो मूविंग बाइसाइकिल है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। Thus, on the basis of above examples and activities, we can say that the force applied on an object can make the object move from rest, change the speed of a moving object, change the direction of moving of the object, change the shape of the object। तो जो ऊपर में हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखा और जो एक्टिविटीज हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जो रेस्ट पे उसे मूवमेंट में ला देगा, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है एक फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो। जो एक ऑब्जेक्ट मोशन में उसकी डायरेक्शन को भी फोर्स चेंज कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट के शेप को भी फोर्स चेंज कर सकता है। नाउ इट इज टाइम टू असेस हाउ मच हैव यू लर्न। अब ये समय है कि आप लोगों ने कितना जाना, सीखा। सो यू हैव टू सॉल्व दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? In this game, when the two teams pull with equal force, they apply balanced forces on the rope. The rope thus remains stationary. When one of the teams applies greater force, it is able to pull the other team and the rope towards their side. In this case, forces are unbalanced. आप लोगों ने रस्सी खींचा तानी वाला गेम देखा है, जिसमें क्या होता है कि इस गेम में दो टीम रहते हैं, और जब वो रोप पे एक रस्सी पे बैलेंस फोर्स का अप्लाई करते हैं तो जो रस्सी है वो कांस्टेंट रहता है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो रस्सी है वो स्टेशनरी रह जाता है। जब दूसरा टीम क्या करता है, उसमें से दो टीम में से कोई एक टीम ने ग्रेटर फोर्स का अप्लाई किया दूसरी टीम के मुकाबले, तो वो एबल हो जाते हैं कि वो उस टीम को अपने तरफ रस्सी के सहारे खींच सके। इस केस में कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, तो अनबैलेंस फोर्स। For understanding the concepts of balanced and unbalanced force, let us perform the following activity। तो हम लोग को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को के कंसेप्ट को समझने के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा। एंड हियर इट इज योर एक्टिविटी 10.2। Place a brick on a table. Push the brick towards left with your right hand. What do you observe? The brick begins to move to the left direction. Now push the brick towards right with your left hand. In which direction the brick moves this time? आपको क्या करना है कि ब्रिक को टेबल पे रखना है, एक ईंट को। उसके बाद उस ब्रिक को क्या करना है, लेफ्ट साइड की ओर आपको अपने राइट हैंड से पुश करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्रिक है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है। अब आपको क्या करना है कि ब्रिक को राइट के साइड में अपने लेफ्ट हैंड से पुश करना है। तो अब आप ये बताओ कि किस डायरेक्शन में जो ब्रिक से हमारा मूव करेगा। Now push the brick from both the sides with equal forces. What do you observe? In this case, you will observe that the brick does not move in any direction. Can you think why the brick does not move this time? In fact, in this case, the two forces balance each other. Such forces are called बैलेंस्ड फोर्सेस। अब आपको क्या करना है कि जो टेबल पे ब्रिक रखा हुआ है उसके आप लोग को दोनों हाथ से इक्वल फोर्स के साथ पुश करना है। आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, इस केस में आप क्या देखोगे कि जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो मूव नहीं कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। तो क्या आप सोच सकते हो कि जो ब्रिक है वो मूव क्यों नहीं किया इस टाइम, क्योंकि इस केस में जो दो फोर्स हम लोगों ने लगाया है वो एक दूसरे को बैलेंस करा है, और इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। What type of changes can be produced by balance force? As seen above, balance forces do not change the state of rest of motion of the object on which they are applied. Now recall the activity 10.1 and think whether it was balanced or unbalanced force on the balloon. Yes, you are right. It was the balanced force applied by your palms that changed the shape of balloon. तो जो बैलेंस फोर्स है उसने किस तरह का चेंजेस को प्रोड्यूस किया है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, जो बैलेंस फोर्स है ना ही उसने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करा, ना ही उसने स्टेट ऑफ मोशन को, ऑब्जेक्ट को चेंज करा जिसपे उसने अप्लाइड किया। तो हम वैसी एक्टिविटी 10.1 को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इसमें ये जानने की चाहेंगे कि हम लोगों ने बैलून पे जो फोर्स अप्लाई किया था वो बैलेंस था या अनबैलेंस था। आपने सही सोचा, वो बैलेंस फोर्स था जो हम लोगों ने अपने पाम्स के हेल्प से बलून पे अप्लाई किया था, जिसके कारण जो बलून है उसके शेप में चेंज हो गया।
What happens when the two opposite forces acting on the brake are of different magnitudes? In this case, the brake would begin to move in the direction of greater force. Such forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces acting on an object may change its state or rest or motion. क्या होगा अगर जो टू अपोजिट फोर्सेस है वो एक ब्रेक पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट किया? इस केस में जो ब्रेक था वो मूव किया जिस साइड, उसके अपोजिट साइड में, जिस साइड में उसका ग्रेटर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लगता है तो उसके वो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर देता है। ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आपको कुछ बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के मोर एग्जांपल्स को फाइंड आउट करना है। एंड हियर it is your in text question 10.2. Try to solve this question. Newton's law of motion, inertia. Now we have to understand what is inertia. You would have seen that whenever we shake the branches of a tree vigorously, the leaves and fruits get detached. Similarly, when you beat a carpet with a stick, you will see that the dust particles get detached from the carpet. Do you know why? The answer to all such questions is inertia. What is inertia? We can understand the property of inertia by doing a simple activity. आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग पेड़ के ब्रांचेस को बहुत जोर से झटके मार के जब हिलाते हैं तो उसका जो लीव्स रहता है, पत्ते रहते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो उससे डिटैच होते हो जाते हैं, अपने पेड़ से अलग हो जाते हैं। जब आप कारपेट को स्टिक से बीट करते हो तो आप लोग देखोगे कि उसका जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी कारपेट से डिटैच हो गया। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? तो ये जितने भी क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं उन सबका एक ही आंसर और वो है इनर्शिया। तो अब इनर्शिया क्या है, हम लोग इनर्शिया के प्रॉपर्टी को एक सिंपल एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हियर इज एक्टिविटी 10.3. Take a smooth sheet of paper 30 centimeter into 8 centimeter and place it on a table with some of it coming out of the edge of the table. Now place a glass half filled with water on the paper. Remove the paper with a jug. What do you observe? You will find that the glass remains in its position. The inertia of the glass prevents it from moving with the paper. आपको क्या करना है कि एक स्मूथ शीट ऑफ पेपर लेना है जिसका साइज होगा 30 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। उसे आपको टेबल पे प्लेस करना है जिसका कुछ पार्ट जो है वो टेबल के एज से बाहर आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि हाफ फिल्ड ग्लास आपको उस पे रखना है पेपर पे और आपको एक झटके के साथ पेपर को रिमूव करना है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्लास है वो अभी भी अपनी पोजिशन पे बना हुआ है। तो जो ग्लास का इनर्शिया था वो पेपर के साथ ग्लास को मूव होने से प्रिवेंट किया, बचा लिया। जैसा कि यहाँ पे फिगर 10.4 में शो किया गया है, ग्लास रिमेन्स इन इट्स पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया। ओके, thus we can say that the inertia is the tendency of object to stay at rest or to keep moving with the same velocity. You can find out some more examples of inertia from your daily life. In fact, it is the inertia due to which a sprinter keeps running for some time even after crossing the finish line. Similarly, you would have noticed that it is difficult to take out the tomato sauce from a bottle by just inverting it. However, it is easier to take out the sauce from the bottle by giving a sudden jerk to it. By moving the bottle in the downward direction, the sauce comes in motion. When the bottle stops suddenly, the sauce remains in motion due to inertia of motion and comes out of the bottle. ये हम लोग कह सकते हैं कि जो इनर्शिया वो एक ऐसा टेंडेंसी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख सकता है या फिर उसे सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने में हेल्प करता है। आप लोग इनर्शिया के कुछ और एग्जांपल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इनफैक्ट इनर्शिया की वजह से जो स्प्रिंटर होते हैं, जो दौड़ते हैं रेस में, वो जब फिनिश लाइन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद भी कुछ दूरी तक दौड़ते रहते हैं ड्यू टू इनर्शिया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब टोमेटो सॉस को हम लोगों ने जैसे टोमेटो सॉस के डिब्बे को उल्टा किया, इन्वर्ट किया, तो उससे सॉस बाहर नहीं आता है और जब हम लोग उसे झटका देते तो वो डाउनवर्ड की साइड में, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन के साथ सॉस आ जाता है। और जब बॉटल को हम लोग सडनली स्टॉप कर देते हैं जग देना, तो जो सॉस होता है वो फिर भी मोशन में वो रहता है क्योंकि उसमें इनर्शिया होता है जिससे वो बॉटल से बाहर आते रहता है। Inertia and mass. By now, you have learned that due to inertia, an object
offer resistance to change its state of motion. Do all objects have the same inertia? Let us find out. अब आप लोगों ने समझ गया कि inertia की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपने चेंज जो हो रहा है उसके स्टेट ऑफ मोशन उसको वो रेसिस्टेंस भी करता है। क्या जो जितने भी ऑब्जेक्ट है जो उनका inertia है क्या वो सेम है? चलिए इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। Push an empty box on a smooth surface. Now try to push a similar box full of books on the same surface. What do you find? Why is it easier to push an empty box than a box full of books? तो आपको क्या करना है कि empty box smooth surface पे push करना है। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम में आपको सेम बॉक्स को बुक से फुल कर लेना, उसके बाद उसी सेम सरफेस पे आपको पुश करना है। तो आप क्या फाइंड करोगे कि जो एम्प्टी बॉक्स था उससे आप लोगों ने इजिली पुश कर लिया, लेकिन जो आपका फुल ऑफ बुक्स जिस बॉक्स में उसे आप इजिली पुश नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों है? Now suppose you are asked to stop a table tennis ball and a cricket ball moving with the same velocity. On which ball you are supposed to apply more force to stop it? You will find that cricket ball require more force to stop as compared to table tennis ball. अब आपको मान लिया जाए कि आपको कहा जाए कि टेबल टेनिस बॉल एक मूव करो और एक क्रिकेट बॉल मूव कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, आपको दोनों को स्टॉप करना है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि किस बॉल को आपको रोकने में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? आप लोग पाओगे कि जो क्रिकेट बॉल है उसे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी रोकने में एज कंपेयर टू टेबल टेनिस बॉल। Thus all objects do not resist a change in their state of rest or motion equally. Massive objects resist more than lighter ones. What do you conclude from these observations? We can say that mass is a measure of inertia. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज को रेसिस्ट नहीं करते अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में इक्वली। जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा रेसिस्ट करते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट से। अब आप लोग इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किए, क्या सोचे? हम लोग कह सकते हैं कि जो मास है हम लोग उसे इनर्शिया के थ्रू मेजर कर सकते हैं। Now we have the topic which is Newton's first law of motion. You have learned that an object resistance to change in its state of motion. This was studied by Newton in detail, and he presented his findings in the form of three fundamental laws that govern the motion of objects. Newton's first law of motion is stated as follows. अब आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेसिस्टेंस को ऑफर करता है अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, और ये पहली बार हमारे न्यूटन्स के द्वारा पढ़ा गया था डिटेल में, और उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को थ्री फंडामेंटल लॉज में गवर्न किया है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। एंड हियर वी गो टू स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line until unless it is compelled by some unbalanced force to change that state. जितना भी बॉडी होता है वो अपने स्टेट में स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर अपने यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में हमेशा बना रहता है जब तक कि कोई दूसरा बॉडी आके या फिर कोई दूसरा अनबैलेंस फोर्स आके उसके स्टेट को चेंज ना कर दे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट all bodies resist a change in their state of motion. We know that this property of body is called inertia. That is why Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम लोग को बताता है कि जितना भी बॉडी है वो अपने स्टेट का जो भी चेंज होता है उससे वो रेसिस्ट करता है मोशन के थ्रू. और हम लोग इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि किस ऐसा प्रॉपर्टी जिस बॉडीज में पाया जाता है वो इनर्शिया है, इसलिए हम लोग जानते जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैज मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ. व्हाई डू द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस बिगिंस टू मूव सडनली? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारा उसका जो एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में उसका बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन, जैसे कि जो एक पैसेंजर है वो बस में खड़ा है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ फॉल होने लगता है जब एक स्टेशनरी बस सडनली मूव करना स्टार्ट करता है. ऐसा क्यों होता है? This observation can be explained on the basis of first law of motion. The feet of passengers are in contact with the bus. When the bus starts, suddenly the feet start moving with the bus, but the upper part of the passengers tries to remain at रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड टेंड्स टू फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये जो ऑब्जर्वेशन उसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो फीट है पैसेंजर का वो बस के कांटेक्ट में है, और जब जैसे कि बस पहले हमारा रेस्ट पे था तो हमारा फीट भी रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही बस
सडनली स्टार्ट करता है मूव करना, तो जो हमारा फीट होता है वो भी बस के साथ मूव करने के लिए स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर था वो क्या था, वो अपना रेस्ट में था, तो वो फिर भी अपना जो फीट तो उसका मोशन में हो गया, बस के टच में है, तो अब जो अपर पार्ट है वो फिर रेस्ट में रहना चाहेगा बिकॉज ऑफ रेशिया इनर्शिया। तो जो पैसेंजर है इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है जब अचानक से सडनली बस मूव करना स्टार्ट करता है। What happened when the moving bus stopped suddenly? In this case, the passengers standing in the bus fall in the forward direction. Can you think the reason of it on the basis of the explanation of the above example? क्या होगा जब जो बस है वो सडनली जो मूव कर रहा है वो स्टॉप हो जाए। इस केस में जो पैसेंजर है वो क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है या फिर फॉल करने लगता है। तो आप इसका रीजन बता सकते हो कि जो हमारा एक पैसेंजर है वो आराम से खड़ा है और जो मूविंग बस है वो सडनली स्टॉप हो गया, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो पैसेंजर फॉल क्यों हो रहा है। तो आपको इसका रीजन सोचना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, now you shall be able to explain why do the dust particles get detached from a carpet when it is beaten with a stick. Try to explain it on the basis of first law of motion. अब आप लोग एबल होंगे एक्सप्लेन करने के जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कारपेट को जब हम लोग स्टिक के हाथ से बीट करते हैं तो उससे डिटैच क्यों हो जाता है। आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे। मोमेंटम, you have learned in the earlier section that the force required to stop a moving body depends upon its mass. Now suppose two balls of same mass are moving with different velocities. Which ball will need more force to stop? You will find that the faster moving ball requires more force to stop it. Thus the force required to stop a body also depends upon its velocity. आप लोगों ने जैसा कि पहले की सेक्शन में पढ़ रखा है कि जो फोर्स किस में ज्यादा हम लोग को रिक्वायर करते हैं, जो मूविंग बॉडी होता है उसके उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग में किसमें हम लोग को फोर्स ज्यादा चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि जो बॉल है उसका जो मास है वो सेम है और वो उसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब किस बॉल को हम लोग ज्यादा फोर्स से हम लोग को ज्यादा फोर्स चाहिए किस बॉल को स्टॉप करने में, आप लोग पाओगे कि जो फास्टर मूविंग बॉल है उससे ज्यादा फोर्स चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए। और ये जो फोर्स है का जो रिक्वायरिंग है किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी के basis पे। You must have noticed that a small bullet when fired from a gun can kill a person, but the same bullet if thrown with hand can hardly do any harm. Similarly, a truck parked along a roadside does not require any attention, but a moving truck may kill a person standing in its path. It is only the velocity of the truck uh, which makes us frightened. If it is so, then a tricar moving with the same velocity as the truck would have equally frightened to us. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो एक स्मॉल बुलेट मतलब ये हम लोगों ने गन को फायर किया और इसमें जो एक छोटा सा जो बुलेट निकलता है वो एक आदमी को मारने में एबल होता है, वो सक्षम होता है कि आदमी का जान ले ले। लेकिन सेम बुलेट को अगर हम लोग अपने हैंड से थ्रो करेंगे तो वो शायद ही कोई किसी भी इंसान को हार्म पहुंचा सकता है। सिमिलरली जो ट्रक है वो अगर रोड साइड में पार्क किया हुआ है तो उस पर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही ट्रक अगर मूव कर रहा है तो वो एक अपने रास्ते में आने वाले आदमी की जान ले सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। जो कि हम लोग जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो ट्रक मूव कर रहा है वही एक इंसान को उससे डरने पे मजबूर करता है। अगर ऐसा है कि अगर वेलोसिटी उस पर मस्त डिपेंड करता है तो एक कार जो कि सेम वेलोसिटी जैसे कि ट्रक था वो मूव कर रहा है रोड पे, वैसे एक जो टॉय कार है अगर वो भी मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ तो हम लोग को भी टॉय कार से डर जाना चाहिए कि अगर वो आएगा तो हमें भी हमारा एक्सीडेंट कर देगा, हम लोग भी मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो वेलोसिटी पे भी सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट appears that the impact produced by the objects depend on their mass and velocity. These two quantities helps us to define a new quantity called momentum. इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चला कि ये जो इम्पैक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो उसका मास दूसरा वेलोसिटी। और ये जो नो क्वांटिटी को हम लोग को पढ़ना है तो वो एक न्यू क्वांटिटी को डिफाइन करता है जो कि है मोमेंटम। द मोमेंटम p ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v।
दैट इज इक्वल टू एम बी। तो जो मोमेंटम है उसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम है वो पी है, और वो क्या डिफाइन करता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम, और जो वेलोसिटी है वो स्मॉल v है। दैट इज जो एक इक्वेशन हम लोग को निकल गया है वो क्या है, p इक्वल टू एम वी। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड and its symbol is kg meter per second. Momentum has both magnitude and direction. Its direction is same as that of velocity. तो जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड इसका सिंबल क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका जो मोमेंटम है उसके पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, जिस साइड जैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ओके, वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंग्लिश क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।